हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम वेक्टर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ग्राफिकल एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्टार्ट करें। पैरेललोग्राम लॉ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये एनालिटिकल मेथड है ना। स्टेटमेंट लिखें। इफ टू वेक्टर्स, यहां लिख देता हूं मैं, से पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर acting on a point is represented by two adjacent sides of parallelogram in magnitude and direction, then their resultant vector say R vector is represented by diagonal of parallelogram which is passing through point of intersection of these two vector in magnitude and direction, ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है, ये क्या है भाई, इसका स्टेटमेंट है। देखो, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम कि दो वेक्टर है ना, दो वेक्टर है। यहां मैं बना देता हूं। देखो, एक वेक्टर ये है P वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपका ये हो गया Q वेक्टर। ठीक, दो वेक्टर है, इस पॉइंट पर ये एक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये दो वेक्टर जो हैं वो किसी एक पैरेललोग्राम की साइड से, एडजेसेंट साइड से, एडजेसेंट मतलब पास पास वाली साइड से। तो अब इसको आप पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखो, ये ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा, है ना। अब देखो, दो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली है। इनसे दो वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं P और Q। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल कौन सा है, ये वाला। एक डायगोनल ये भी होगा, बट हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला डायगोनल कौन सा है, ये। तो ये डायगोनल इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के बीच में एंगल हम कैसे देखते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लें। दो वेक्टर के बीच में एंगल, देखो, मान लो आपके पास ये वेक्टर है एक और एक ये वेक्टर है। ठीक है, मान लो आपको बोल दिया जाए कि ये एंगल थीटा है, फिर ऐसा बोल दें कि एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है,
ये एंगल थीटा है, या फिर आपको ऐसा बोलते हैं एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है, या फिर आपसे ऐसा बोलते हैं एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल थीटा है। अब बताओ इन सब केस में आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर बताना है, ठीक है। तो अब आपको क्या देखना है कि जैसे यहां आप बोलोगे कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या है, थीटा, नहीं ये गलत है, थीटा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहां भी क्या थीटा होगा, क्या यहां भी थीटा नहीं होगा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर यहां जो होगा वो थीटा ही होगा, और यहां पर भी क्या होगा, थीटा ही होगा। अब आपको कैसे देखना है, दो वेक्टर के बीच में यदि आपको एंगल देखना है, क्या देखना है, दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल देखना है, तो क्या करो, दोनों की टेल और दोनों की हेड मिली होनी चाहिए, दोनों की टेल और दोनों की हेड क्या होनी चाहिए, मिली हुई होनी चाहिए। अब देखो इस वाले केस को यदि मैं एक्सटेंड करूंगा तो क्या बनेगा, इस वाले केस में देखो इस वेक्टर को मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकता हूं, तो ये वेक्टर आपका यहां हो जाएगा। तो अब आपको देखने से पता चला है कि यहां पर दोनों वेक्टर की टेल मीट हो रही है। जब दोनों वेक्टर की टेल मीट होगी तो उस केस में दोनों की टेल जब मीट होती है या फिर दोनों की हेड जब मीट होंगे तो उनके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो यहां पर जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। अब यहां देखो इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं, है ना, कर लिया। तो अब देखो ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा, है ना, ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा। अब देखो इसकी दोनों की टेल यहां मिली हुई है, तो दोनों की जब टेल मिली होती है तो उनके बीच का एंगल देख लो, दोनों का हेड मिला होता है तब उनके बीच का एंगल देख लो। पहले जो मैंने आपको बोला था कि एंगल थीटा होगा या नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने इसको एक्सटेंड करके नहीं बताया था। अब यहां देखो दोनों की टेल तो मिली हुई है, यहां दोनों के हेड मिले हुए हैं, इसको एक्सटेंड करोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसको एक्सटेंड करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल यदि आपको देखना है तो क्या करो, दोनों की टेल को मिला दो और दोनों की हेड को मिला दो। जब दोनों की टेल एक पॉइंट पर मीट करेंगे या दोनों के हेड एक पॉइंट पर मीट करेंगे तो उनके बीच में जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम लॉ पर। तो वहां आपके पास क्या था कि दो वेक्टर है, मान लो सपोज पी और क्यू दो वेक्टर हमने एज्यूम किए थे कि ये था आपका पी वेक्टर, ये था आपका क्यू वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। इसको पैरेललोग्राम बना दो, ये बन गया पैरेललोग्राम, ठीक। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। और यहां से पास होने वाला जो डायगोनल है वो ये रहा आपका आर वेक्टर, ठीक। अब आप एक चीज बताओ, ये एंगल थीटा है तो क्या यहां पर भी एंगल थीटा ही होगा। देखो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और हमको ये पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये यदि आपका क्यू है तो क्या ये भी क्यू होगा, है ना। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब इसका कुछ ए बी सी डी ऐसे हमने नाम रख लिया। अब देखो इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में यदि मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, बीडी, ठीक। तो यहां से आ गया बीसी इज इक्वल टू बीडी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। बीडी की वैल्यू आपकी कितनी है, क्यू है, तो ये हो गए बीसी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे यहां से यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना सीडी, हाइपोटेन्यूज कितना बीडी, ठीक। तो यहां से आ गया सी डी इज इक्वल टू बी डी इंटू साइन थीटा, ठीक है। बीडी की वैल्यू कितनी है भाई, क्यू है, तो ये हो गया कितना, सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा, ठीक। अब हमारे पास सी डी और बीसी आ गया, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, क्यू कॉस थीटा, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, क्यू साइन थीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। अब आप देखो इन ट्राइंगल ए सी डी मतलब ये वाला बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक। ए सी डी में यदि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।
तो ट्राइंगल ACD में बाई पाइथागोरस थ्योरम में क्या लिख सकता हूं, देखो ACD में पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज यहां कितना है भाई, AD है, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस ये है BC, सॉरी AC, देखो बेस ये होगा ना पूरा यहां से यहां तक का, तो ये कितना हो गया AC का स्क्वायर प्लस ये कितना है CD का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो AD की जगह AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC की जगह पे क्या लिख सकता हूं, AB प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। अब आप बताओ AD जो है वो तो कितना है आपका R है, तो ये हो गया R स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है P प्लस BC कितना है Q cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस CD कितना है Q sin थीटा का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करो, देखो इसमें A प्लस B लगाओगे तो कितना होगा P स्क्वायर Q स्क्वायर, चलो ऐसे लिखना 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, इन दोनों में देखो Q स्क्वायर कॉमन है तो Q स्क्वायर को बाहर ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। यहां पर एक आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, R स्क्वायर की, ये वैल्यू किसकी हो गई, R स्क्वायर की हो गई। ठीक है, अब यहां पर आप देखो R की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा तो R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखोगे, तो यहां मैं लिख देता हूं R इज इक्वल टू रूट ओवर P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, ये बिल्कुल रट लेना है। ठीक है, ये रिजल्टेंट की वैल्यू है, ठीक, P क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, Q दूसरे का मैग्नीट्यूड है, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच में जो वेक्टर है उसका है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है। अब मैं निकालता हूं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट P से मैं डायरेक्शन मानता हूं तो ये कितना है अल्फा है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप देखोगे तो अब इस ट्राइंगल से कौन से वाले ट्राइंगल से, ACD वाले ट्राइंगल से यदि मैं tan अल्फा निकालता हूं तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है Q sin थीटा अपॉन बेस कितना है P प्लस Q cos थीटा। ये है आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बादाम खा खा के रट्टे लगाना, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, है ना। अब चलो इसके आगे चलते हैं, कुछ केस हैं वो आपको देखने हैं। केस क्या मतलब, ठीक रहेगा, याद रख लोगे तो बढ़िया रहेगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे, टाइम बच जाएगा, है ना। देखो अब मैं आपसे ये बोलता हूं कि जो रिजल्टेंट आया था ना हमारे पास R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये रिजल्टेंट था। ठीक है, अब मैं आपसे ये बोलता हूं केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 0 है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों वेक्टर ऐसे है, P वेक्टर ऐसे और Q वेक्टर ऐसे। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहां पर मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो जाएगा कितना P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ। ठीक, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, P प्लस Q का होल स्क्वायर का रूट, और अच्छा लिखें तो P प्लस Q
का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी 1/2, इससे कैंसिल आउट हो गया तो p प्लस क्यू। अच्छा अब आप एक चीज बताओ कि जब दो वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 है, तो हम क्या करेंगे उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, केस 2 इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर आपका ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, पी वेक्टर क्यू वेक्टर, दोनों के बीच में एक दूसरे के एंटी पैरेलल है ना, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है। ठीक, अब थीटा की वैल्यू 180 से पुट कर दो, तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, ये हो गया। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, -1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2pq का रूट, ये कितना हो जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, देखो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है भाई 1/2, इससे कैंसिल आउट हो गया तो p माइनस क्यू। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि जब थीटा कितना है 0 है तो हम सिंपली उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दे रहे हैं। थीटा 180 है तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले दे रहे हैं। तो यहां से आप देखो कि दो वेक्टर है p वेक्टर और q वेक्टर, तो जो p वेक्टर और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है ना, ये जो रिजल्टेंट है हमेशा p प्लस क्यू, सॉरी p माइनस क्यू और p प्लस क्यू इसी के बीच में आएगा। देखो दो वेक्टर हैं, दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उनके बीच का एंगल कितना हो 0 हो। दो वेक्टर है, दोनों के बीच का उन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब हो सकता है, जब उनका बीच का एंगल कितना हो 0 हो, और रिजल्टेंट मिनिमम कब हो सकता है, जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो 180 हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम हमको पता चल गया, तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा मैक्सिमम मिनिमम के बीच में लाई करेगा। मतलब हमेशा इस आर की जो वैल्यू आएगी, इस आर की जो वैल्यू आएगी हमेशा वो p माइनस क्यू से बड़ी होगी और p प्लस क्यू से छोटी होगी। ठीक है, अच्छा ये हो गया 0 डिग्री और 180। अब थीटा यदि आपको 90 दे रखा है तो क्या करेंगे, थीटा 90 है ना, थीटा यदि आपको 90 दे रखा है, केस 3 इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 है तो आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये पूरा कॉस 90 0 होगा तो ये पूरी टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो ये हो गया आर। ठीक, अब कहीं आपको ऐसा मिल जाए इफ पी इज इक्वल टू क्यू, और इसको मैं मान लेता हूं एक्स मान, चलो पी मान लेते हैं, तो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। p की जगह पर यदि मैं q रख देता हूं तो क्या मिलेगा, देखो क्यू स्क्वायर प्लस 2, p की जगह पर q रखा तो ये हो गया 2q स्क्वायर कॉस थीटा, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से देखो 2q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दोनों में, 2q स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां कितना बचा, इधर बचा 1, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर क्या बचेगा कॉस थीटा, इसका रूट, तो 2q स्क्वायर को बाहर ले लो, 1 प्लस इस कॉस थीटा को, हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, इसका हम यूज करेंगे। तो यहां देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जो कितना होगा 4, रूट भी है ना, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और क्यू भी है इसके साथ, ये हो गया। अब इसको मैं बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 2q कॉस थीटा बाई 2। जब आपको मैग्नीट्यूड इक्वल दे रखे हैं तो हम सीधा इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड आपको इक्वल दे रखे हैं तो हम सीधा उस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो बिल्कुल बेसिक से, है ना। चलो लिखें,
if two vector each of magnitude, if two vectors each of magnitude 5 Newton is acts on a point at an angle 60 degree, then find resultant of these vectors and also find direction of resultant vector. दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है 5 न्यूटन है। दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 5 न्यूटन है। ठीक है, एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं जिनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री है। देन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। ठीक है, अब देखो या तो आप सीधा सीधा पहले हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। देखो दो वेक्टर है, एक ये है कितना है 5 न्यूटन का है, दूसरा वेक्टर ये है, ये भी 5 न्यूटन का है। ठीक है, इन दोनों को जब आप बनाओगे तो ये ऐसा बनने वाला है, रिजल्टेंट यहां आएगा। ये एंगल आपको दे रखा है कितना है 60 डिग्री है। ये रिजल्टेंट का एंगल मैं मान लेता हूं अल्फा। तो देखो R इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 डिग्री। ये हो गया। P और Q दोनों की वैल्यू हमको पता है, P इक्वल टू Q इक्वल टू 5। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 इंटू 5 cos 60 का रूट। cos 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 से ये कैंसिल आउट हो गया। कितना हो गया 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 इंटू 5 स्क्वायर का रूट, और आगे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5√3। 5 यूनिट लिख लें है ना, न्यूटन लिख दिया तो वो फोर्स हो जाएगा यार। 5 यूनिट है ना, वेक्टर लिख रहे हैं ना, फोर्स बोल देते तो यूनिट न्यूटन लिख देते। ठीक है, ये हो गया। अब हमको निकालने क्या रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला था tan अल्फा इक्वल टू कितना था भाई बोलो। यहां आपका Q था तो यहां Q था, तो यहां कितना आया था Q sin थीटा, यहां आया था Q cos थीटा। तो ये फॉर्मूला था देखो P प्लस Q sin थीटा अपॉन Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। देखो Q की वैल्यू कितनी है 5 sin 60 डिग्री अपॉन 5 प्लस 5 cos 60। देखो आप देखो तो 5 सब में कॉमन है, 5 को हटाओ, cos sin 60 कितना √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 कितना 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/2 और नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 3/2। ठीक, ये यहां और ये यहां। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 1/√3। अब tan अल्फा इक्वल टू कितना है 1/√3 है, इसका मतलब कितना हो गया अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। अल्फा इक्वल टू कितना 30 डिग्री। अब आपको सीधा ऐसे याद रखना है, यदि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। एंगल बाइसेक्टर मतलब दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा उसके आधा एंगल होगा। जैसे यहां दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना था 60 डिग्री था। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था तो इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब हाफ एंगल कर दो। 60 का हाफ कितना होगा 30 होगा। 60 का हाफ कितना होगा भाई 30 होगा। ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आया 5√3 और डायरेक्शन क्या है एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब उन दोनों के बीच में जो एंगल है उसका आधा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखें। If resultant of two unit vector is a
unit vector, is a unit vector, then find angle between them, angle between the vectors, and also find magnitude of their difference, magnitude of their difference. देखो ऐसा है, दो यूनिट वेक्टर है, कोई भी मान लो पी वेक्टर क्यू वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो इन दो यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, इन दो यूनिट वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कितना है, 1 है, 1 यूनिट है ना। तो ये वेक्टर भी आपका 1 यूनिट ही है, तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 है। ठीक है, जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, देखो R इज इक्वल टू 2q cos थीटा बाई 2, ये लिखा था। अब यहां देखो P और R, सॉरी Q और R दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 1 है, तो ये 1 हो गया, ये कितना 2, Q की वैल्यू कितनी 1 इंटू cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस 2 को इधर भेज दो, इस 2 को इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 cos थीटा बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 है, तो यहां से कितना हो गया, थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ। देखो यहां से 60 डिग्री रखेंगे तभी तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, 120 हो गया। थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 120 हो गया। अच्छा, ये जो फॉर्मूला हमने देखा था अभी, देखो ये तो हो गया इसका। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं, मान लो P प्लस क्यू वेक्टर है, प्लस जब करेंगे तो इनका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था R इज इक्वल टू कितना था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये था। अब मान लो मैं P माइनस क्यू वेक्टर करता हूं तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा ना, वो आएगा अब आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। ये ध्यान रखना, जब प्लस करेंगे तो यहां प्लस आएगा, जब प्लस करोगे तो यहां क्या आएगा, प्लस आएगा, और जब माइनस करोगे तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि दो वेक्टर थे, दोनों के बीच दो क्या थे, यूनिट वेक्टर थे। ठीक है, जिनका एंगल तो हमने निकाल लिया, कितना है उन दोनों के बीच में एंगल, 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, आर डैश की वैल्यू पूछी है, तो क्या लिखोगे, आर डैश इज इक्वल टू, पी का मैग्नीट्यूड पता है 1 है, क्यू का मैग्नीट्यूड 1 है, माइनस 2 1 इंटू 1 cos 120। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, cos 120 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1/2। ठीक, इसकी यूज करो, आर डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, तो ये हो गया -2 cos 120 कितना, -1/2, इस माइनस से माइनस प्लस हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 + 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1 कितना हो गया भाई, √3। तो उनके डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, √3 होगा, और दो वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ठीक, ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लिखें। देखिए, if two vectors P vector and Q vector having magnitude 10 unit and 18 unit respectively, 10 unit and 18 unit respectively, having magnitude 10 unit and 18 unit respectively, then अच्छा एक टू वेक्टर पे ऐसे लिखो, रेस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, then find then their resultant
रिजल्टेंट विल बी, देखो दो वेक्टर हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट और 18 यूनिट है, वो एक पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन आप देखोगे तो 6 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट, 29 यूनिट, फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। अच्छा एक मिनट, ऑल ऑफ दीज नहीं लिखे, ये लिखना है 22 यूनिट। दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है 10 यूनिट और 18 यूनिट, 10 यूनिट और 18 यूनिट है, किसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा 6 यूनिट, 5 यूनिट, 29 यूनिट एंड 22 यूनिट, ये आपको बताना है। तो देखो कैसे बताओगे, ऐसे सोचो कि दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर का मैक्सिमम जो रिजल्टेंट होता था वो कितना होता था P प्लस क्यू, मतलब उनके मैग्नीट्यूड को सीधा ऐड कर दो तो 10 और 18 कितना हो जाएगा, 10 और 18 कितना हो गया 28 यूनिट हो गया। उनका जो रिजल्टेंट मिनिमम होगा वो कितना होगा 18 माइनस 10 तो 8 यूनिट होगा। अब मैंने आपको पता है तो यहां एक चीज लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो ये था कि R की जो वैल्यू है वो R मिनिमम से बड़ी होगी और R मैक्सिमम से छोटी होगी। अब देखो इन दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट हो सकता है 28, दो वेक्टर P प्लस क्यू का मैक्सिमम रिजल्टेंट 28 हो सकता है, मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा 8। तो 8 और 18 के बीच में जो वैल्यू हो 8 और 28 के बीच में जो वैल्यू होगी वो ये आपका आंसर होगा। तो देखो 8 से छोटा है ये 6, ये आंसर नहीं होगा, 5 ये भी छोटा है, 29 ये 28 से बड़ा है तो ये भी नहीं होगा, 22 हो सकता है 8 और 28 के बीच में है तो ये आपका आंसर है। बस ऐसे ही सोचना है। ये क्वेश्चन 2 बार नीट में आ चुका है, ठीक है। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, लिखें 2 वेक्टर P एंड Q two vector P and Q, P vector and Q vector has a resultant 18 यूनिट, चलो ऐसे निकला, हैज ए रिजल्टेंट 12 यूनिट एंड सम ऑफ their magnitude is 18 unit if resultant vector is perpendicular to small vector, then find values of their magnitude, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आपको बताने हैं। देखो दो वेक्टर हैं तो एक तो आपको ये पता है कि P प्लस Q वेक्टर इज इक्वल टू 12 यूनिट है, एक हमको क्या पता है P प्लस Q इज इक्वल टू 18 यूनिट है, मैग्नीट्यूड का सब 18 है और रिजल्टेंट जो है वो कितना है 12 यूनिट है। अब आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो यहां मैं P वेक्टर बना दूं, ठीक है, तो रिजल्टेंट स्मॉल ये मान लेते हैं P, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा क्योंकि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है ना। अब ये बताओ Q को कहां बनाया जाए, क्या Q यहां बनाएगा,
क्या क्यू यहां बनेगा? देखो जो आर है ना ये रिजल्टेंट है, तो पी और क्यू से पैरेललोग्राम बनना चाहिए। यदि मैं यहां बनाऊंगा तो पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो रिजल्टेंट यहां आना चाहिए ना। आप तो ऐसे ध्यान रखें कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो यदि क्यू मैंने यहां बना दी तो रिजल्टेंट तो क्यू से बाहर हो गया ना, तो आपका जो क्यू बनेगा वो यहां बनेगा, ये आपका क्यू बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा कर लेते हैं कि क्या करें। चलो ऐसा करो, क्या हमको पता है? P प्लस क्यू की वैल्यू पता है। तो ऐसा लिख लें, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहां से क्या होगा, आर की वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू आर ही तो है ना यार, है ना। तो यहां तो आ जाएगा आपका 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं पता। अब क्या करें, एक कंडीशन और दे रखी है कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये होता था। अब देखो अल्फा की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, तो यहां 90 रखो। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, या फिर बोलते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब होगा, जब 1/0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो क्या मिल गया P इज इक्वल टू माइनस P इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो क्यू कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या माइनस P पुट कर दूं, तो यहां से मिल जाएगा, देखो 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। क्यू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस P। तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, ये कितना P स्क्वायर, तो 144 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो कितना बचेगा माइनस p स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो q प्लस p q माइनस p। 144 इज इक्वल टू q प्लस p और q माइनस p। क्या हमको इसकी वैल्यू पता है, देखो q प्लस p ये रहा 18, तो इसकी वैल्यू 18 है, तो क्या हो जाएगा q माइनस p। 18 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 28 को 44, कितना होगा q माइनस पी इज इक्वल टू 8। अब q माइनस पी 8 है और q प्लस p हमारे पास है कितना 18। ठीक, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2q इज इक्वल टू कितना 26 है और q इज इक्वल टू कितना 13। q की वैल्यू 13 है तो p की वैल्यू कितनी हो गई 5। छोटा कितना 5 है, बड़ा कितना है 13 है। छोटा कितना है 5 है और बड़ा कितना है 13 है। ठीक है, ये हो गया इन दोनों के बीच का, दोनों की वैल्यू हो गई। ठीक, परपेंडिकुलर टू स्मॉल वेक्टर देन फाइंड वैल्यूज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, वैल्यूज ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज आपको बताने हैं। देखो दो वेक्टर हैं, तो एक तो आपको ये पता है कि p प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 12 यूनिट है। एक हमको क्या पता है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 18 यूनिट है। मैग्नीट्यूड का सम 18 है और रिजल्टेंट जो है वो कितना है 12 यूनिट है। अब आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो यहां मैं p वेक्टर बना दूं, ठीक है, तो रिजल्टेंट स्मॉल ये मान लेते हैं p, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा क्योंकि रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है ना। अब ये बताओ q को कहां बनाया जाए, q को कहां बनाया जाए, क्या q यहां बनेगा, क्या q यहां बनेगा। देखो जो r है ना ये रिजल्टेंट है, तो p और q से पैरेललोग्राम बनना चाहिए। यदि मैं यहां बनाऊंगा तो पैरेललोग्राम बनाओगे तो रिजल्टेंट यहां आना चाहिए ना। आप तो ऐसे ध्यान रखें कि जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगा। तो यदि q मैंने यहां बना दी तो रिजल्टेंट तो q से बाहर हो गया ना, तो आपका जो q बनेगा वो यहां बनेगा, ये आपका q बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा कर लेते हैं कि क्या करें, चलो ऐसा करो
क्या हमको पता है, P प्लस क्यू की वैल्यू पता है। तो ऐसा लिखना है, देखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहां से क्या होगा, आर की वैल्यू तो पता है, ये वैल्यू आर ही तो है ना यार, है ना। तो यहां तो आ जाएगा आपका 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब इसके बाद हमको कुछ नहीं पता, अब क्या करें, एक कंडीशन और दे रखी है कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये होता था। अब देखो अल्फा की वैल्यू आपको 90 दे रखी है, तो यहां 90 रखो। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड होती है, या फिर बोलते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट कब होगा, जब 1/0 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो क्या मिल गया, P इज इक्वल टू माइनस पी इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा। तो क्यू कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या माइनस पी पुट कर दूं, तो यहां से मिल जाएगा, देखो 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p। क्यू कॉस थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस पी। तो ये हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर, ये कितना पी स्क्वायर, तो 144 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो कितना बचेगा, माइनस पी स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी। 144 इज इक्वल टू क्यू प्लस पी और क्यू माइनस पी। क्या हमको इसकी वैल्यू पता है, देखो क्यू प्लस पी, ये रहा 18, तो इसकी वैल्यू 18 है, तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी। 18 का इसमें डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 18 28 को 44, कितना होगा, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 8। अब क्यू माइनस पी 8 है और क्यू प्लस पी हमारे पास है कितना, 18। ठीक, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2q इज इक्वल टू कितना, 26 है, और q इज इक्वल टू कितना, 13। q की वैल्यू 13 है, तो p की वैल्यू कितनी होगी, 5। छोटा कितना 5 है, बड़ा कितना है, 13 है। छोटा कितना है, 5 है, और बड़ा कितना है, 13 है। ठीक है, ये हो गया इन दोनों के बीच का, दोनों की वैल्यू होगी। ठीक।